तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हमें टॉर्क के बारे में कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, देखो टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और इसके बारे में आपने रोटेशन मोशन चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजें ही रिकॉल कराऊंगा। चलिए टॉर्क के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। चलिए देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देता है टॉर्क। ठीक है, वो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब देखो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, चलिए देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। देखो यार, टॉर्क का मैग्नीट्यूड मतलब फॉर्मूला तो ये है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो जब आप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को खोलोगे तो आर एफ साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो ये है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड, और थीटा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब इस फॉर्मूले को मैं समझाता हूं। मान लो यहाँ पर ओ पॉइंट है, आर दूरी पर एफ फोर्स लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए देखो, आर मतलब आर दूरी इनटू क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन देखो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर तो है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर की तरफ वो होगा एफ कोस थीटा, एक होगा इधर की तरफ ये होगा एफ साइन थीटा। अब देखो ये आर के परपेंडिकुलर फोर्स तो एफ साइन थीटा है ना, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब टॉर्क की डायरेक्शन बात करते हैं। तो देखो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने की बात होती है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिकॉल करा देता हूं। मान लो ओ पॉइंट है, ये आर दूरी पर एफ फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं। ठीक, तो इसका इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है अपना सीधा हाथ लो, मतलब राइट हैंड लो, और जो पहली क्वांटिटी लिखी है उसकी तरफ अपनी हथेली रखो, फिर जो दूसरी तरफ क्वांटिटी रखी है मतलब फोर्स, उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल कर, फिर जिधर अंगूठा पॉइंट आउट होगा वही डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो गया, आउटवर्ड। देखो मैंने सीधा हाथ लिया, हथेली की तरफ पहली क्वांटिटी की तरफ हथेली रखी, दूसरी क्वांटिटी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करा, अंगूठा जिस तरफ पॉइंट आउट हुआ वही मेरा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया। तो अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट आउट हुआ, तो बाहर की तरफ हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इसका मतलब है बाहर को आता हुआ टॉर्क का डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखो आप एक नोट पॉइंट और लिख लो। वो नोट पॉइंट ये है कि अगर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी देता है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो उसी तरह से टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो यहाँ पर जो टाउ है वो परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस वेक्टर के भी, और टाउ जो है वो परपेंडिकुलर होगा फोर्स वेक्टर के भी। ठीक है, इस नोट पॉइंट को मैंने यहां पर अप्लाई करा है। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो डिस्टेंस ये है, फोर्स ये है, और टाउ के डायरेक्शन इस तरफ है, तो देखो टाउ डिस्टेंस से भी परपेंडिकुलर है और फोर्स से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपने वेक्टर में या रोटेशन मोशन में पढ़ी है, बस मैंने रिकॉल करा दिया ताकि जो हम आगे का टॉपिक पढ़ें उसमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी एक्चुअल टॉपिक को चालू करेंगे, जिसका नाम है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल
ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेते हैं, मान लो नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ऐसे मान लेते हैं, ओ सेंटर मान लेते हैं, नेगेटिव क्यू से सेंटर की दूरी मान लेते हैं एल, ओ से पॉजिटिव क्यू की दूरी मान लेते हैं एल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हो गया 2l, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था। चलिए, ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा क्यू, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्यू। ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस उस कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई करा है। चलिए, अब देखो, मैं नेट फोर्स पूछता हूं कि नेट फोर्स कितना होगा। चलिए, देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है QE, एक फोर्स इधर लग रहा है QE, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0, क्योंकि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 0। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फिर से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये ऑलवेज बात ट्रू है, मतलब ऑलवेज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 इफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर। चलिए, अब मान लो ये इस मार्कर को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम करो, एक फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है QE, फिर एक फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है। देखो, फिर ये घूम रहा है ना, अगर इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है तो ये घूम रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से घूमेगा। जब भी घूमेगा तो टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। और टॉर्क का मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का, जो मैंने पीछे समझा दिया। अब इसी को यूज कर कर और कई सारे स्टेप और अप्लाई कर कर हम टॉर्क का नया फॉर्मूला बनाते हैं, वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसको ध्यान रखो और याद कर लो, ठीक है। यहां पर जो P वेक्टर है उसको कहेंगे डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू होगी Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कितना है 2l, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखो। अब देखो, टॉर्क वही सीन आ गया, मतलब टॉर्क डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बस वही बात करेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए, देखो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा PE sin थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि टाउ इज इक्वल टू P इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं समझा चुका हूं इसका मतलब क्या है, और आपने पहले भी पढ़ा रखा होगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, वो निकाल लोगे आप। चलिए, और देखो, आप इसको पता है कि अगर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल टू टाउ है तो टाउ इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, मतलब डाइपोल मोमेंट, एंड टाउ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आए तो दिमाग में मैग्नीट्यूड आना चाहिए, कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन आनी चाहिए, कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया? टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो P E sin थीटा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, और डायरेक्शन निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो अब देखो, केसेस बनते हैं यार इसमें बहुत सारे। केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू क्या होती है ये पूछी जाती है। चलिए टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलिए तो P तो P हो जाएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट, E तो E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो टाउ की वैल्यू भी हो गई 0, ठीक है। अब हम केस 2 लेंगे, केस 2 में मान लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए टाउ निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा की जगह क्या रखें 180। अब साइन 180 की वैल्यू भी आप ध्यान में रखिए, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, अगर साइन 180 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर टाउ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम केस 3 देखेंगे, केस 3। चलिए अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं, टाउ क्या होगा चलिए देख लेते हैं। टाउ होगा पी ई साइन थीटा क्या है 90, अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ आ गया पी ई। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू भी रख सकते हो, सॉरी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी रख सकते हो, क्या होती है वो Q इंटू 2L इंटू इलेक्ट्रिक, ठीक है ये आ गया। अब आप केस 4 भी देख सकते हो, केस 4 क्या होगा, अगर मानो लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, मान लेते हैं यार क्या जा रहा है, ठीक है। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, तो टाउ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चलिए पी ई साइन थीटा क्या हो गया 60, अब P तो P हो गया, E तो E हो गया, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक है। या तो ऑप्शन में यह होगा, या अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख दो, क्या होती है वो Q इंटू 2L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा Q L E √3, ठीक है। ये केस 4 है, बस आप इस पॉइंट को ध्यान में रखो, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका सारे केसेस हो जाएंगे, ठीक है। बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारे केसेस बता दिए, ठीक है। चलिए अब देखो आप एक चीज और समझ लो, वो चीज ये है कि बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि टाउ मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगी। चलिए तो हम टॉर्क की फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है पी ई साइन थीटा। अब देखो डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल मोमेंट रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मतलब वो तो फिक्स कर दी हमने, उसमें भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम थीटा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। और 1 वैल्यू कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो बस वही बात है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो टाउ आ गया पी, मतलब जो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पी ई होगी और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, वो होगी पी ई, ठीक है। चलिए
अब देखो मैं एक नोट पॉइंट और लिखवाता हूँ, ध्यान में रखना। चलिए देखो वो नोट पॉइंट ये है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर कोई भी डाइपोल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स 0 होगा ऑलवेज, ठीक है। और टॉर्क, नेट टॉर्क में नॉट बी 0, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, और नेट टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 कब? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। और नेट टॉर्क इज नॉट इज इक्वल टू 0 कब? जब थीटा अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस नोट पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। अब एक और नोट पॉइंट लिखो, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स में नॉट बी 0। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स 0 हो भी सकता है या नहीं भी। उसी तरह से नेट टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मैंने 2 नोट पॉइंट लिखवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखो एक लास्ट पॉइंट और देख लो। वो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल को साथ में लिया था, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया था, तो यहाँ पर नेट टॉर्क 0 आई थी, ठीक है। चलिए, और आपने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री में लिया था, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा था, तो यहाँ पर भी नेट टॉर्क 0 आई थी, ठीक है। चलिए अब देखो ये भी इक्विलिब्रियम कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, और ये भी इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। जब भी आपने पढ़ा होगा नेट टॉर्क या नेट फोर्स 0 होता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम तो 3 तरीके के होते हैं, आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात आती है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर कौन सा इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो ध्यान में रखना, जब भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब भी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। आपको अगर कहीं भी कुछ कमी दिखी हो इस लेक्चर में जो हम इम्प्रूव कर सकें, आप कमेंट में बताना, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। या जो भी लगता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तो भी आप कमेंट में बताना, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।